नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। आज कुछ बातें करने का मन कर रहा है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं जो भी चीज़ सीखता हूँ मार्केट से, तो मुझे लगता है कि शायद रिटेलर्स तक ये बातें पहुँचनी चाहिए और जो भी मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ मैं बताऊँगा तो उनके ऊपर कुछ तो असर होगा, कुछ तो वो सही राह की तरफ जाएंगे अगर वो गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहली बात ये है दोस्तों कि हम सब स्टॉक खरीदते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं वो स्टॉक खरीद के नहीं बनता। आप भी सोचोगे कि क्या बात कर रहे हैं, स्टॉक का ही तो पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर होते हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक खरीद के वो पोर्टफोलियो नहीं बनता। एक्चुअली होता क्या है, पोर्टफोलियो बनाना एक आर्ट है, एक साइंटिफिक वे है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स खरीद लिए, मान लो आपने 10 स्टॉक खरीद लिए, आपको लगता है आपका पोर्टफोलियो बन गया, तो क्या आपने उसमें ये देखा कि किस सेक्टर में कितनी एलोकेशन है? हो सकता है कि आपने 10 स्टॉक खरीदे हो और 10 के 10 ही आईटी से रिलेटेड हो, तो आप तो बिल्कुल थीमेटिक हो गए, बिल्कुल सेक्टर ले लिया आपने। अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपके तो रिटर्न ही नहीं बने, चाहे निफ्टी जहाँ सेंसेक्स कहीं का कहीं पहुंच जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक खरीदना पोर्टफोलियो क्रिएशन नहीं होती। पोर्टफोलियो क्रिएशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एसेट एलोकेशन का मेरा मतलब इक्विटी में कितना, डेब्ट में कितना, गोल्ड में कितना, रियल एस्टेट में कितना। कुछ इसके फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ इसके तरीके होते हैं कि कितना एलोकेशन आपको अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देना चाहिए, कितना एलोकेशन होना चाहिए। अगर 10% गोल्ड होना चाहिए, तो अगर आपने 1 लाख लगाया है तो 10,000 आपका गोल्ड में भी होना चाहिए। अब गोल्ड में क्यों होना चाहिए? गोल्ड एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जब आप पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हो। जब इक्विटी नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, तो गोल्ड आपको बचाता है। वैसे ही अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं करती है, तो अगर डेब्ट का उसमें एक्सपोजर है, तो डेब्ट के जो फिक्स्ड इनकम है वो आपके पोर्टफोलियो को बचाते हैं। कोई भी स्टॉक खरीद लिए और वो पोर्टफोलियो बन गया, ऐसा नहीं होता। पोर्टफोलियो बनाने में आपको ये देखना पड़ता है, अगर सिर्फ इक्विटी का भी पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया, आपकी एलोकेशन के हिसाब से कि 70% में 70,000 उसमें इक्विटी होना चाहिए था। अब 70,000 इक्विटी में, तो लार्ज कैप में कितना होना चाहिए, मिड में कितना, स्मॉल में कितना? ऐसा नहीं हो कि इक्विटी है तो सारा ही आपने स्मॉल कैप ले लिया है या सारा ही आपने लार्ज कैप ले लिया है। हाँ, उसमें 70% में हो सकता है कि आपका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में हो, जो होना चाहिए। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाना इतना भी सिंपल नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि जो हमें अच्छे स्टॉक लगे हमने खरीद लिए और हमारा पोर्टफोलियो बन गया। दोस्तों, एक बात मैं और करना चाह रहा हूं कि हम जब स्टॉक्स खरीदते हैं तो हर स्टॉक या हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है, अलग तरीका होता है। कुछ साइक्लिकल स्टॉक होते हैं, या साइक्लिकल कंपनीज होती हैं जो एक टाइम पे परफॉर्म करती हैं, उनकी रेशियोज जितनी भी रहती हैं, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, वो सारा बढ़ जाता है। फिर एक टाइम आता है कि उनका ये सारी रेशियोज खराब हो जाती हैं और प्राइस भी उसका बहुत नीचे आ गया होता है, जिनको साइक्लिकल बिजनेस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस इनको खरीदने का समय होता है जब इनके हालात खराब होते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं। और साइक्लिकल बिजनेस जो है वो साइकिल के साथ साथ ग्रो कर ही जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी भी वैसे ही चलती है, कभी रिसेशन आता है, फिर उसके बाद मार्केट बूम होती है। जैसे मार्केट बिल्कुल ऐसे सिक्लिकल होती हैं, वैसे ही आपकी जो कुछ कंपनीज हैं वो सिक्लिकल होती। अब पता कैसे चलेगा कि ये कंपनियां सिक्लिकल हैं? कुछ कंपनियां तो नॉर्मली ही पता चल जाती हैं कि अगर ये सीमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो ये सिक्लिकल रहेंगे, अगर ये मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो ये सिक्लिकल रहेंगे। एक तरीका और है जानने का, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर सिक्लिकल है, मतलब कभी बहुत कम हो जाता है और फिर समय के साथ बढ़ जाता है, और फिर कम होना शुरू हो जाता है और नीचे जीरो या माइनस की तरफ चला जाता है। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी सिक्लिकल है, पर्टिकुलर बिजनेस है वो भी सिक्लिकल, उस सिक्लिकल कंपनी को खरीदने का मौका होगा जब रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल माइनस में होगा, जब बिल्कुल कम होगा। वो आप पिछले 10-15 साल, 20 साल का डाटा देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कैसा कैसा रहा है। जब कंपनी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो वो कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत ऊपर चली गई होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बड़ा अच्छा होता है।
हम तब उस स्टॉक को खरीदते हैं और वो फिर अपने डाउन साइकिल में जाता है और हम सिक्लिकल बिजनेस में फंसे रह जाते हैं। तो सिक्लिकल कंपनीज को खरीदने का तरीका हो गया जब उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे कम चल रही हो, जहां कम चल रही हो, और फिर उसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ती हो कि कब वो साइकिल फिर से रिवाइव होगा। होता क्या है कि जब आपने रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम पे खरीदा होता है तो आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बढ़िया बन गया होता है। जरूरी नहीं है कि अगर वो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम चल रहा है तो वो अगले 1-2 साल वैसा ना रहे, हो सकता है। तो वो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी जहां आपकी वो रीडिंग होनी चाहिए उस कंपनी की कि कब इसका साइकिल जो है फिर से रिवर्स होगा। अगर आप ग्रोथ स्टॉक को पकड़ते हैं तो ग्रोथ स्टॉक का कैसे पता चलेगा? तो उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा पिछले 10-15 साल का लीनियर होगा, थोड़ा बहुत 1-2-3-4% आगे पीछे हो सकता है। तो उस स्टॉक को आप उसकी जब भी आपको लगे कि उसका प्राइस टू बुक या प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसकी आपको अच्छी मिल रही है तो आप उस स्टॉक को लेके रख सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। ये तो हो गया ग्रोथ और सिक्लिकल स्टॉक का। दोस्तों अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिंग होती है। कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है, जब स्टॉक मोमेंटम में होता है तो उसको पकड़ते हैं। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, जब स्टॉक अंडर वैल्यू होते हैं तो उनको लेके रख लेता है। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपने कोई एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो नहीं करना। आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 स्टॉक हैं तो 10 में से 3 वैल्यू स्टॉक होने चाहिए, 3 मोमेंटम होने चाहिए, 3 साइक्लिकल होने चाहिए। इस तरीके से कुछ रेशो होनी चाहिए उनकी कि आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए। मान लीजिए अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, अगले 2 साल तक जो स्टॉक अंडर वैल्यूड थे वही परफॉर्म कर रहे हैं और आपने ग्रोथ इन्वेस्टिंग की हुई है तो आप तो पीछे रह गए। और वैसे ही अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रखी है और ग्रोथ स्टॉक चल रहे हैं या फिर मोमेंटम स्टॉक चल रहे हैं तब भी आप पीछे रह गए। पोर्टफोलियो क्रिएशन का मतलब ही ये होता है कि आपने सारे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और एसेट एलोकेशन प्रॉपर। होता क्या है, हमें करना क्या होता है एक्चुअली पोर्टफोलियो में, आप चाहे जितने मर्जी स्टॉक खरीदो बेचो जो मर्जी करो, अल्टीमेटली आपको ये पता चलता है कि 4-5 साल में आपने कितने रिटर्न जनरेट किए। अगर आपने बेंचमार्क मान लो आप निफ्टी को मानते हो, तो निफ्टी से अगर आपने अल्फा क्रिएट कर लिया, मतलब निफ्टी से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर लिए, तो माना जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने जो मेहनत की है वो ठीक है भाई, निफ्टी से ज्यादा रिटर्न जनरेट। अगर स्टॉक खरीद के बेच के आप निफ्टी से कम रिटर्न में निकले हो तो क्या मतलब हुआ उसका? फिर तो मतलब आपने मेहनत भी की और आपको फल भी नहीं मिला। इससे अच्छा होता तो आप इंडेक्स खरीद लेते हो, चुपचाप बैठ जाते, अपना काम करते। तो दोस्तों पोर्टफोलियो क्रिएशन जो है वो एक साइंटिफिक वे है, एक आर्ट है, उसको सीखो और तब आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आपसे ये चीजें नहीं होती हैं तो जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो जो आपको ये काम कर सके आपके बिहाफ पे तो आप उसके पास जाएं। स्टॉक इन्वेस्टिंग जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं उनको भी पता है कि बहुत रिस्की होती है। इतनी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी उनको स्टॉक अच्छी वैल्यू पे नहीं मिलते या फिर स्टॉक परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो ये सारा सप्लाई डिमांड का ही खेल होता है। तो दोस्तों उसमें करना क्या है, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्कीम ले लो। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भी आपका पोर्टफोलियो बनेगा। उसमें भी आपका थीमेटिक फंड्स कौन सा होना चाहिए, लार्ज कैप में कितना, मिड कितना, स्मॉल कितना। आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, स्टॉक को एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं देखनी, कोई आरओई आरओसी नहीं देखना। बस आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आप सही से एलोकेशन दे सकें कि आपने जो लार्ज कैप का लिया है या मिड का लिया है या स्मॉल का लिया है या थीमेटिक फंड्स लिए हैं तो उनमें कितनी कितनी एलोकेशन आपकी जा रही है मंथली। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर लमसम भी कर रहे हैं तो लमसम करने के लिए आप किस समय कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि लमसम अगर आप कर रहे हैं और वैल्यूएशन महंगी चल रही है, जो आपको कभी भी आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं कि अभी निफ्टी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है, अगर महंगा चल रहा है तो आप अपने लमसम को लगा के उसमें से एसटीपी करके बाकी स्कीम्स में अगले 1-1.5 साल 2 साल तक आप पैसा जो है अपना एवरेज डाउन कर सकते हैं। मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक बात की पोर्टफोलियो ये नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक खरीदें और आपका पोर्टफोलियो बन गया। एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी होती है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस एज के हैं और आप कब तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। अगर आपका 1-2 साल का नज़रिया है तो आप डेब्ट फंड में ही रहें। अगर आपका 4-5 साल का नज़रिया एटलीस्ट है तब जाके आप इक्विटी की तरफ आएँ या गोल्ड की तरफ आएँ। और इक्विटी गोल्ड में जब आप आएँ तो आप अपना एलोकेशन सही रखें, कितना परसेंट आपको इक्विटी में रखना है, कितना आपको गोल्ड में रखना है। और इक्विटी में जब आप एलोकेशन दें तो इस बात का ध्यान रखें कि इक्विटी में आप लार्ज, मिड, स्मॉल, थीमेटिक किस सेक्टर में आपने कितना एलोकेशन दे रखा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।